नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि विभिन्न राशि के जातकों के लिए ये वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए, जिनकी जन्म कुंडली में पहले नंबर पर 1 नंबर लिखा हुआ होता है, वह मेष राशि के जातक बनते हैं। तो जानते हैं कि उन राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा, उनके भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी, धन, स्वास्थ्य, परिवार, कार्य, व्यवसाय और ये सब की स्थिति इस वर्ष कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उनकी राशियों से विभिन्न ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। 2 + 2 + 4 = 8। ये 8 नंबर अंक ज्योतिष के हिसाब से शनि का नंबर बनता है और शनि इस वर्ष आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि 11वें भाव से कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वह अच्छा ही माना जाता है। तो शनि इस वर्ष आपकी इनकम बढ़ाएंगे और आपके लिए लाभ के विभिन्न रास्ते लाएंगे। परंतु 2025 में आप लोगों की साढ़े साती भी शुरू होने वाली है। तो ये समझिए कि साढ़े साती से पहले शनि का ये जो अगोचर है वो आपके लिए कैसे जाने वाला है, शनि आपको क्या संदेश दे रहे हैं, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए कि आने वाला वर्ष और ये पूरा वर्ष आपके लिए उत्तम रहे। आइए सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। तो मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, वह आपकी जन्म कुंडली में पहले और 8वें वर्ष के स्वामी बनते हैं और वह इस समय धनु राशि में 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि जो मंगल हैं वो इस वर्ष 7 राशियों से गोचर करेंगे, जिसमें एक उनकी उच्च की राशि होगी, एक नीच राशि होगी और एक वह उनकी स्वयं की राशि होगी, मेष राशि, यानी वो अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। गुरु दूसरे महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं वो आपकी जन्म कुंडली में वो गुरु हैं और गुरु आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय उनका गोचर आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। कहते हैं कि जन्म कुंडली में जब गुरु राशि के ऊपर राशि में पहले स्थान पर होते हैं तो वह 100 दोषों का समन कर देते हैं। परंतु गोचर में जब भी कभी गुरु जो हैं आपकी राशि के ऊपर से आते हैं तब वो थोड़ा सा समय परीक्षा का समय होता है। गुरु तो गुरु हैं, वो परीक्षा लेने का काम करते हैं। यहाँ पर गुरु 30 अप्रैल तक रहेंगे। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और इन तीनों दृष्टियों से वह आपके 5वें भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे और 9वें भाव को देखेंगे। 7वां भाव व्यापार का है, 5वां भाव आपके संतान का है, आपकी विद्या का, बुद्धि और विवेक का है और 9वां भाव आपके भाग्य का है, विदेश यात्रा का है और धन का है और भी बहुत सारी चीज़ों का है। लेकिन यहाँ पर हम उन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु यदि प्रथम भाव में बैठते हैं तो कहते हैं कि वो 100 दोषों का समन कर देते हैं। परंतु यदि वह गोचर में आपकी राशि के ऊपर से भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए परीक्षा का समय हो सकता है। वह आपका स्टेटस भी बढ़ाएंगे, आपका जो रुतबा है उसे भी बढ़ाएंगे, आपको पद प्रतिष्ठा मान भी दिलाएंगे, परंतु वह आपकी परीक्षा का समय परीक्षा भी लेंगे। तो ये समय बहुत संयम से रहने का है। किसी भी तरह के क्रोध और आवेश में आकर हाथ में आए हुए किसी भी प्रकार के मौके को व्यर्थ न जाने दें। 30 अप्रैल तक गुरु यहीं पर रहेंगे और 1 जो मई है उससे गुरु आपके दूसरे भाव में यानी धन भाव में चले जाएंगे। गुरु के बेहतर परिणामों को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप धर्म और आध्यात्म के रास्ते पर चलते रहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहिए, तीर्थ यात्राएं करें तो वो भी अच्छा है, दान करते रहिए, तभी गुरु से मिलने वाले उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होती रहेगी। यदि आप सच्चाई के मार्ग पर चलते रहेंगे, कल्याणकारी मार्ग पर चलते रहेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा है। परंतु यदि आपने अधर्म का मार्ग चुन लिया, असत्य की राह पर चल पड़े तो फिर आपके हाथ से जो मौके आ रहे हैं वह भी फिसल जाएंगे। तो हाथ में आने वाली अपॉर्चुनिटी को समझिए, देखिए, परखिए, उन पर विश्वास कीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए।
1 मई को गुरु आपकी राशि को छोड़कर आपके धन भाव में चले जाएंगे और यहाँ से वह अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे, 8वें भाव को देखेंगे और 10म भाव को देखेंगे। 6ठे भाव को देखेंगे तो रोग, ऋण और शत्रुओं का शमन करेंगे। 8वें भाव को देखेंगे तो धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। 10म भाव को देखेंगे तो फिर आपके कार्य व्यवसाय में आपको उत्तम फलों को प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर यही मानिए कि गुरु का गोचर इस वर्ष आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आइए शनि की बात करते हैं। शनि आपके कर्म भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। वैसे तो मंगल के लिए शनि कोई बहुत उत्तम ग्रह नहीं है, ना ही वह उनके मित्र हैं, परंतु इस समय शनि का गोचर 11वें भाव से हो रहा है, लाभ भाव से हो रहा है और अपनी ही स्वराशि से हो रहा है, मूल त्रिकोण राशि से हो रहा है, तो फिर इसे हम उत्तम ही मानेंगे। एक तो 11वें भाव से यदि कोई भी अशुभ ग्रह गोचर करते हैं या फिर कोई भी ग्रह गोचर करता है तो यही माना जाता है कि वह लाभ देगा, उत्तम फलों को प्रदान करेगा। परंतु शनि अपनी 4 पैरों से किसी भी राशि से आते हैं और आपकी राशि पर ये सोने के पैरों से आते हैं। शनि के 4 पैर होते हैं, सोना, चांदी, तांबा और लोहा, जिसमें तांबे को बहुत उत्तम माना जाता है, सोने को उतना उत्तम नहीं माना जाता। तो आपकी राशि पर ये सोने के पैरों से आए हैं और परंतु ये बहुत उत्तम फल तो नहीं देने वाले हैं। आपके इनकम में रुकावट, विघ्न आते रहेंगे, परंतु चूंकि शनि स्वराशि के हैं तो लाभ भी होता रहेगा। तो आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता शनि से इस वर्ष तो नहीं है। अपनी तीसरी दृष्टि से वह आपकी राशि को देखेंगे, जहाँ पर गुरु पहले से ही विद्यमान है। गुरु आपकी परीक्षा लेंगे और आपको रुतबा भी देंगे और शनि आपको आलस देंगे। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको परेशानी में डाल सकती हैं। यदि आप आलस ना करें, डिसिप्लिन में रहें, धर्म और अध्यात्म का सहारा लेते रहें, तो आपको अच्छे परिणाम वर्ष भर मिलते रहेंगे। परंतु यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सारे अवसर आएंगे और यूं ही आकर चले भी जाएंगे। 7वीं दृष्टि से वह आपके संतान और विद्या भाव को देख रहे हैं, तो फिर इसमें थोड़ा कष्ट हो सकता है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए राहु की बात करते हैं। राहु इस समय आपकी जन्म कुंडली से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में 12वां भाव जो है वो व्यय का भाव है, खर्च का है, विदेश का है, अस्पताल का है, कोर्ट कचहरी और लीगल का है। तो यहाँ बैठकर राहु आपको विदेश ले जा सकते हैं। शनि 11वें भाव, शनि भी इस समय जिस स्थिति में है वो भी आपको विदेश ले जाने का कार्य कर सकते हैं। तो इस समय जो आपकी विदेश जाने की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। यदि कोई भी बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, विदेश में सेटलमेंट होना चाहते हैं, तो फिर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 4थे भाव को देख रहे हैं। ये मन में भय दे सकते हैं, आपको, आपकी माता को कष्ट दे सकते हैं, घर में थोड़ा बहुत कलेश करवा सकते हैं, आपको घर से दूर कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर केतु पहले से ही विद्यमान है और 9वीं दृष्टि से वह आपके 8वें भाव को देख रहे हैं। तो इस समय राहु से आपको सावधान रहने की आवश्यकता तो है। केतु आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि 12वें भाव पर है, 5वीं दृष्टि 10म भाव पर है और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पे है। कहते हैं केतु जहाँ भी बैठते हैं उस जगह से आपको अलग करने का प्रयास करते हैं। तो केतु के उपाय करें और केतु से संबंधित समस्याएं यदि कोई आप आ रही हैं तो किसी भी ब्राह्मण से मिलकर, किसी भी ज्योतिषकार से मिलकर या जिस पर आपको विश्वास है उनसे मिलकर इन सब के उपायों को जानने का प्रयत्न करें, तभी आपको लाभ होगा। आइए बात करते हैं कि कौन से ग्रह कौन से नक्षत्रों में इस वर्ष गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु यहाँ आपकी राशि में है इस समय और इस वर्ष उनका जो भ्रमण है वो भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र से होगा। तो जिस समय गुरु आपके ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है तब गोचर करेंगे, उस नक्षत्र से गोचर करेंगे, वह समय आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा, आपके पक्ष में रहेगा। तो उस समय में यदि आप किसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलताओं की प्राप्ति अवश्य होगी।
शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। तो अभी राहु अभी रेवती नक्षत्र में है और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उसके बाद राहु शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो जिस समय 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर का जो समय है, जिस समय राहु और शनि एक दूसरे के नक्षत्र में रहेंगे, उस समय आपको बहुत ही संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा समय आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। केतु हस्त में है, फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा के नक्षत्र में यदि केतु हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। चंद्रमा आपके चौथे घर के स्वामी हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल कर सकते हैं, तो केतु के उपायों को करते रहिए। कौन से महीने हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे? मंगल 5 फरवरी तक अपनी उच्च राशि मकर में रहेंगे साल की शुरुआत में। तो साल तो आपका अच्छे नोट पर शुरू हो रहा है, करियर में प्रोग्रेस हो सकती है। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल मेष राशि में अर्थात अपनी स्वयं की राशि में ही गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा है। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गुरु और सूर्य एक ही साथ रहेंगे और यहाँ नवम पंचम का योग बन रहा है, तो आपको उस समय में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य भी उस समय उच्च के होंगे। फिर उस समय में आपको संतान, पिता, अधिकारी, सरकारी पक्ष से भी लाभ होता रहेगा। 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में चले जाएंगे, जो उनकी नीच की राशि है। उस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल उस समय नीच के हो जाएंगे। कहते हैं नीच के ग्रह होते हैं, अस्त ग्रह होते हैं या वक्रीय ग्रह होते हैं, तब उस समय में जातक थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगस्त से नवंबर तक गुरु मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। मंगल का नक्षत्र है और सूक्ष्म रूप से मंगल का नीच भंग भी होता रहेगा, परंतु आपको साल के अंत में सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। मंगल 7 दिसंबर से वक्री रहेंगे और वक्री ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि वक्री ग्रह कभी राज सिंहासन देता है, राजसी पद देता है, राजसी सुखों की प्राप्ति भी कराता है, परंतु मन को भी भटकाता है और मन को भटकाकर ये आपसे विभिन्न प्रकार के उल्टे सीधे निर्णय भी करवाता है, जो परेशानी का सबब बन सकते हैं। मंगल अस्त भी होंगे, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो कहते हैं अस्त ग्रहों की भी रश्मियाँ कम हो जाती हैं, इस कारण उन ग्रहों से मिलने वाले उत्तम फलों में कमी आ जाती है। तो ये समय आपको ध्यान रखना चाहिए। आप किसी से पूछते रहिए जिससे आपको पता चल सके कि कौन सा समय अस्त है, वक्रीय है। तो उस समय में या राहु और शनि कब एक दूसरे के नक्षत्र में ट्रेवल कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, उस समय में आपको अतिरिक्त सावधानी लेने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। आइए ग्रहण की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण होगा 8 अप्रैल को और 2 अक्टूबर को, और 25 मार्च और 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण होगा। ये दोनों क्रमशः आपके चौथे और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। उस समय में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान, परिवार और शिक्षा में उस समय में तकलीफ़ें आ सकती हैं। आइए अब उपायों की बात करते हैं। सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। मंगल के लिए जो उत्तम उपाय होते हैं, वो सुंदरकांड से अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। शनिवार को स्पेशली कर सके तो अवश्य करते रहिए। शनि जब भी कभी आपको लगे कि अस्त हो रहे हैं, तो गुड़ और मसूर की दाल का दान करते रहिए। राहु काल में कोई भी काम ना करें और अपने भाग्य के स्वामी गुरु को मजबूत बनाते रहिए। प्रभु की उपासना करते रहिए। ईश्वर पर विश्वास कीजिए। अपने निर्णयों को सोच समझ कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी भी तरह के बुरे व्यसन में मत पड़िए। डिसिप्लिन में रहिए। यही जीवन के लिए सबसे अच्छे उपाय होते हैं, जो किसी भी इंसान को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो साथियों, मेष राशि वालों के लिए बस यहीं तक। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। यदि किसी भी प्रकार की समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।
आपको आशा से के अनुरूप ही आपको समस्याओं के समाधान की प्राप्ति होने की संभावना है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो साथियों, अपनी वीडियो का मैं यहीं पर अंत करती हूँ। हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।